वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टडी करेंगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर किया था। उसके बाद हमने बहुत यहाँ पर जो है मैंने आपको बताए थे कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया कंप्राइज करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारा मैंने बहुत ही इजी वे में आपको फाइनेंस की डेफिनेशन और पूरी सब अच्छे से इंट्रोडक्शन पूरा प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। इसलिए बोल रही हूँ कि इंट्रोडक्शन का पार्ट वाला जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, वो ज़रूर देखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझसे अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करके इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अब हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट स्टडी किया। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। पहले हमने मनी मार्केट इंडिया देखा, अब मनी मार्केट इन इंडिया के यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखा, मनी मार्केट इंडिया के अंदर कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पता चलता है, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहले तो 2 सेक्टर है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आरबीआई का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है चार्ट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो आज हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आरबीआई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या काम है और फंक्शंस क्या क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, अभी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज, कोई भी कंट्री आप देखिए, वो कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती है। क्या होती है? एक सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक क्या होती है? सेंट्रल बैंक जो सबसे बड़ी होती है, एपेक्स होती है, एपेक्स बॉडी होती है। सेंट्रल बैंक विच इज एट द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर होती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ही पूरे के पूरे जो बैंकिंग के जो सिस्टम है उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करती है। जैसे समझिए, सेंट्रल बैंक कौन है? प्रिंसिपल है। और बाकी के जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, वो जो है टीचर्स हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो पूरा स्कूल संभालता है। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ कि सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और ये जो है एपेक्स बॉडी है। हर कंट्री की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है। तो हमारी जो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यूएस की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है और इंग्लैंड की, ठीक है। ये दोनों भी कंट्री की जो है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि यूएस की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है और इंग्लैंड की, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारी कंट्री की क्या है? सेंट्रल बैंक है। इट इज entrusted with the responsibility of regulating the money market in the country। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मनी मार्केट, जो कंट्री का मनी मार्केट है उसका पूरा का पूरा रेगुलेशंस वगैरह, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। अब आपको ये याद रखना है, फिलअप में आ सकता है, ठीक है। किसके रिकमेंडेशंस पे ये जो है आरबीआई सेट की गई थी? आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन भी बोल सकते हैं आप इसको। The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the functions of the bank. RBI was commenced its operation on 1st of April 1935। तो 1935 1st of April से इन्होंने स्टार्ट किया था उनका जो पूरा का पूरा ऑपरेशंस।
आरबीआई वॉज नेशनलाइज, ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ? पहले क्या था, आरबीआई एक कमर्शियल बैंक था, ठीक है। 1935 में क्या था, एक कमर्शियल बैंक था, एक कमर्शियल बैंक था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलाइजेशन मीन्स जो सारे के सारे जो शेयर्स थे, जो आरबीआई था, उसको क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। उसके सारे शेयर्स अब यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर आ गए, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया। ये इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुई थी, 1 जनवरी 1949 में हुई थी, ठीक है। और हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 के अंदर, 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज कर दिया गया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मनी मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मनी मार्केट के अंदर। अब हम जो है सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखेंगे। अब ये सबको याद रखना है कि ये सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है, ना कि आरबीआई की डेफिनेशन है। किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है। ये सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है डॉक्टर एम.एच. डी कॉक। सेंट्रल बैंक इज वन which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप याद कर सकते हैं, और एज इट इज़ आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती हैं वो आपको पूरी एग्जैक्टली सेम लिखनी पड़ती है, ठीक है। एक भी इधर उधर नहीं वर्ड्स करने हैं, सेम एज इट इज़ लिखनी है डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर W.A. शॉ की, सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट, ये वाली डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है क्रेडिट। जैसे अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे जो है वो मनी को क्या करेगी, थोड़ा कम कर देगी मार्केट के अंदर, जो इन्फ्लेशन को कम करे, जो मनी था मार्केट के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सप्लाई ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम कर देगी मनी सप्लाई इन दी मार्केट। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है आरबीआई, वो क्या करती है, जो मनी है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा पंप नहीं करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। सप्लाई ऑफ मनी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिससे कि ज़्यादा महंगाई ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना बढ़े। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किया जाता है मनी का, और यही आता है कंट्रोल क्रेडिट के अंदर। बहुत सारे जो है फंक्शंस है आरबीआई के जिससे कि क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है। उसके बाद में हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ आरबीआई। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, RBI has the sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee note and coins। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि RBI को सोल राइट है, ठीक है, वो ही एक RBI ही है जो करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है, और कोई भी नहीं प्रिंट कर सकता है नोट्स को एक्सेप्ट, और ये याद रखना ज़रूरी है कि 1 रुपी नोट और कॉइन्स, जो 1 रुपये के कॉइन होते हैं, आपने देखा होगा ना 1 रुपये का कॉइन जिसपे ये 1 रुपये के कॉइन ऐसे मेटालिक कॉइन्स वो रहते हैं, तो वो जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, वो कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आरबीआई क्या इशू करती है, जो हमारे नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना 100 रुपीज़ का नोट्स और 200 के नोट्स, 500 के, 2000 के, ये सारे नोट्स के नीचे आपने देखा होगा साइन किसका होता है, गवर्नर का होता है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। तो अभी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर करंट गवर्नर कौन है आरबीआई का, ठीक है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और या फिर अब आपके पास में नोट होंगे तो उसमें देखिए, उसमें भी साइन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नर कौन है। लेकिन क्या होता है, इसके पहले पहले टाइम के भी नोट प्रिंट होते हैं, तो पहले पहले टाइम के भी गवर्नर के आपको वहाँ पे साइन दिख सकते हैं। तो लेकिन जो करंट गवर्नर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे आप कमेंट करके बस इतना बता देना कि आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आरबीआई को सोल अथॉरिटी होती है कि वो ही सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर सकती हैं नोट्स को, और कोई भी नहीं कर सकता है। अब देखिए इनकी मोनोपोली होती है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें कहीं पर भी मोनोपोली नहीं लिखा है, ये ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई के पास मोनोपोली है टू प्रिंट दी नोट्स। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर अगर किसी और कंपनी को या फिर किसी और को सभी को राइट मिल जाएगी करेंसी नोट प्रिंट करने की, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। या तो उनका जो साइज है, शेप है, कलर प्रिंटिंग जो यूज़ होता है, प्रिंटिंग का जो हमारी प्रिंटिंग होती है उसके अंदर जो कलर यूज़ होता है वो अलग यूज़ करने लगेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जो है मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये जो अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को ही है कि वो नोट्स प्रिंट कर सकती है। एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of 200 crores। अब यहाँ पर जो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है 1957 का, इसके अंडर क्या होता है, आरबीआई को जो मिनिमम गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 200 करोड़ के रखने पड़ते हैं, जिसमें से 115 करोड़ 115 करोड़ किस फॉर्मेट में होंगे, गोल्ड के फॉर्मेट में, ठीक है। इतना गोल्ड होगा उनका, इतने पैसों का कितना होगा, गोल्ड होगा, ठीक है। और 85 करोड़ किस में रखेंगे, वो फॉरेन करेंसी के फॉर्मेट में रखेंगे। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, 85 करोड़ की उनकी फॉरेन करेंसी हो सकती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब जो है इनको रिजर्व्स रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एक्ट है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957, इसके अंदर क्या किया गया है कि बोला गया है कि आरबीआई को मेंटेन करना है मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का रखना ही है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्मेट में होंगे, और रिमेनिंग 85 जो होंगे वो फॉरेन करेंसी के फॉर्मेट में हो सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एकदम समझाने के लिए इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझो, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब ये जो है आरबीआई एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, वो थ्रू आरबीआई होते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही उनका क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे हमारे नॉर्मल किसी भी बैंक से होते हैं, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होते हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन कहाँ से होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से होता है, हम किसी को उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट होता है, कोई भी ऐसे बैंक में अकाउंट होता है जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे ट्रांजैक्शन करेगी, गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका सारे ट्रांजैक्शन, उनके सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मनी, एज वेल एज जब वो पेमेंट्स देंगे, जब वो किसी से एक्सेप्ट करेंगे मनी और किसी को पेमेंट करेंगे, वो किससे करेंगे, अब यहाँ पे जो है आरबीआई का रोल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई जी जो बैंक टू दी गवर्नमेंट लिखा है, मतलब आरबीआई एक्ट करेगी एज अ बैंकर और एजेंट एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट रोल हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन हो जाएंगे बैंकर्स, मतलब वो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं आरबीआई के थ्रू। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक पेमेंट्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ऑन द बिहाफ ऑफ दीज गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में वो एक्सेप्ट करती हैं मनी एज वेल एज पेमेंट्स भी करती हैं।
on the behalf of these governments. It also undertakes the management of public debt. It advises the government on a wide range of economic issues. अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया जैसे एडवाइज़र, ठीक है, तो आरबीआई एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड जो भी कुछ उनको डायरेक्शन देना है, उनको एडवाइस करना है, वो सारा ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक के अंदर आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स. All scheduled banks are compulsory required to maintain a certain minimum of cash reserve with RBI against their demand and time liabilities. अब यहाँ पे बैंकर्स बैंक मतलब जैसे नॉर्मली हमारी बैंक है हमारे लिए, ऐसे ही कमर्शियल बैंक की जो है बैंक है आरबीआई. समझिए, देखिए, जैसे नॉर्मल हम पर्सन्स हैं, मैं और आप, हमारे अकाउंट्स कहाँ होते हैं? कमर्शियल बैंक में होते हैं, एक्सिस बैंक में होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में होते हैं, एचडीएफसी, ठीक है, ये सारी बैंक्स हमारे लिए काम करती हैं. अब इन सब के ऊपर कौन सी बैंक है मैंने आपको बताई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनके ऊपर है. तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, ये जो पूरी की पूरी जो है इनके अंडर में काम करती है आरबीआई के. और आरबीआई जो है आरबीआई इन सारी कमर्शियल बैंक के लिए काम करती है. जैसे हमारी कमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करती है, ऐसा ही आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए काम करती है. देखिए यहाँ पर all scheduled banks are compulsory required to maintain certain minimum of cash reserve with RBI against their demand and time liabilities. अब यहाँ पर certain जब हम जाते हैं ना सेविंग करने कमर्शियल बैंक में, तो certain minimum cash reserve होता है जो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास रखाना पड़ता है. तो समझ में आ रहा है सबको? आरबीआई के पास में अकाउंट्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उनके करंट अकाउंट होते हैं, आरबीआई के अंदर करंट अकाउंट होते हैं. और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारे जो बैंक में अकाउंट होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं या फिर सेविंग अकाउंट होते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो बैंक में अकाउंट होते हैं, जैसे किसी भी बैंक में हो गया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, महाराष्ट्र बैंक, कोई भी बैंक, इसमें हमारे अकाउंट कैसे होते हैं? करंट होते हैं या सेविंग होते हैं? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. तो यहाँ पे देखो आरबीआई के अंदर कमर्शियल बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, ये सारी जितनी भी बैंक है ना पूरे हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया में, उनके करंट अकाउंट होते हैं. ठीक है, उनके करंट अकाउंट होते हैं. तो इसके अंदर ये कैश रिजर्व रखते हैं. RBI provide financial assistance to bank in the form of discounting of eligible bills, loans and advances are also provided against approved securities. अब यहाँ पे जैसे हमारी बैंक हमें लोन देती है तो और जो भी काम करती है वो यहाँ पे आरबीआई कैसे काम करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है कमर्शियल बैंक को, डिस्काउंट करती है उनके एलिजिबल बिल्स को, लोन्स देती है एंड एडवांस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज करती है और उनको क्या करती है? लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती है. आरबीआई किसको करती है? ऑल कमर्शियल बैंक्स को. फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब यहाँ पर आरबीआई एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. आरबीआई के पास बहुत सारे अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉरेन करेंसीज होती हैं जो वो उनके पास में होती हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं. और ये क्या करते हैं? इसके साथ साथ ये मेंटेन करते हैं जो हमारा ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी होता है, वो जो है मेंटेन करना किसका काम है? आरबीआई का. और इसको स्टेबल रखना भी काम है आरबीआई का. जैसे आपने देखा होगा $1 इज इक्वल्स टू 73 रुपीज़, 73 इंडियन रुपीज़. तो ये जो है 73 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75, 76. तो ये सब कौन यहाँ पर देखेगा? यहाँ पर स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करेगा? ये सब कौन करेगा? आरबीआई. ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया है. ठीक है.
यहाँ पे अंडरटेक करता है बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। As the supreme banking authority of the country, RBI has the power to influence the volume of credit created by the commercial bank। अब यहाँ पर सुप्रीम बैंकिंग होने के साथ साथ RBI की यहाँ पर एक और जिम्मेदारी है। RBI क्या करता है, यहाँ पर उसके पास पूरे के पूरा पावर होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, जो कि कमर्शियल बैंक करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं RBI के पास। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आपको ये देखना है कि बहुत सारे जो है अलग अलग होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, ये सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। जो मनी सप्लाई जो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये सब को यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे CRR, अगर इसका परसेंटेज बढ़ा देती है RBI तो जो CRR के अंडर क्या होता है, तो CRR के अंडर सम अमाउंट जो होता है RBI के पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बहुत इजी बता रही हूँ। तो ज़्यादा अगर CRR हो जाएगा, परसेंटेज ज़्यादा कर देगी RBI, तो ज़्यादा पैसे RBI के पास सेव करने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएंगे पैसे, तो वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जो कंट्रोल करना चाहती है ना RBI, कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, तो वो कैसे होगा, इन सभी के थ्रू होगा। तो मैंने आपको CRR ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसको समझाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे सिक्स्थ वाला, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। RBI collects and compiles statistical information related to banking and other financial sectors of the economic information जो भी बैंकिंग से रिलेटेड होती है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंडर आते हैं, उन सभी का जो डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है, RBI कलेक्ट करता है। RBI कलेक्ट करता है और कंपाइल करता है स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। RBI का काम ही यही है कि वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की है, रिलेटेड टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसको कलेक्ट करना है, कंपाइल करना है। ठीक है, और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर होते हैं, उनकी भी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है। ये सारा कुछ काम कौन करता है, RBI करता है। तो हम फंक्शंस ऑफ RBI पढ़ रहे हैं। अब हमारा सेवेंथ है promotional and developmental functions. RBI also performs certain promotional and developmental functions such as extending banking services to semi-urban and rural areas, providing security to depositor। अब यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है security to depositors, development of स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सारा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो जो है परफॉर्म कर रहे हैं सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लास्ट वाला, अदर फंक्शंस। RBI एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर्स बैंक, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। It also provides liquidity to bank experiencing financial difficulties। अब ये क्या एक्ट करता है, एक्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट मीन्स ये क्या करता है, लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट मीन्स प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू बैंक। जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, समझो एक बैंक है, उसके पास में बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो ये जो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। RBI एक्ट करता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कोई भी कमर्शियल बैंक को दिक्कत है तो वो यहाँ पर ही उनसे जो है RBI से यहाँ पे
जो लोन वगैरह है और उनकी जो डिफ़िकल्टी है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं लिक्विडिटी टू बैंक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, अदर फंक्शंस के अंडर आते हैं और हमारे यहाँ पर फंक्शंस ऑफ आरबीआई कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल बैंक की बात करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।